एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चू अपना डीड करके वापस अपने रूम में जाते हुए सोच रहा होता है कि मास्टर के थैंक्स के उसके वजह से मैं 9th फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में पहुंच गया हूं। और इस बार वो अपने फाउंडेशन को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि पिछली लाइफ में वो स्टेबल नहीं था, इसलिए उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को सहना पड़ा था। और वो अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज को कुछ साल पहले गुफा में छुपा कर रखा था, इसलिए अब वो वहाँ पर एक बोट हायर करके जाता है और जाकर ढूंढता है तो वो उसे मिल जाता है। इसलिए वो अपना ब्लड का यूज़ करके उसे खोलता है और देखने पर पता चलता है कि उसका ट्रेजर अभी भी वहीं पर होता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उससे अब काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल गया होता है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि गार्बेज चू, मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ पर मिल जाएंगे। और वो और कोई नहीं बल्कि तियानजिन पीक का डायरेक्ट डिसाइपल होता है, और वही होता है जो कि उसका कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय किया था। वो चू को वहाँ पर देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगा होता है। वो देखकर चू का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए उसे चैलेंज करते जाता है कि 10 दिन के बाद अरीना में मिलते हैं। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे होते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। और वहीं पर वो बंदा आवाज़ एम्पलीफाई करने वाली स्किल का यूज करके सभी को अनाउंस करते हुए कहता है कि मैं 10 दिन पहले तुम्हारे मास्टर को फेस देने के लिए तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब जबकि गार्बेज चू मुझे दोबारा से चैलेंज कर दिया है, तब मुझे ब्लेम मत करना क्रूएल होने के लिए। वहीं पर उसकी बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और उसी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद चू को दिखाते हैं जहाँ पर वो फिर से अपने मास्टर के पैलेस में जाता है, क्योंकि वहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। और वो ये कहते हुए जा रहा होता है कि अब जबकि जो मेरा है वो इवेंचुअली मेरा ही हो जाएगा, अब जबकि मास्टर मेरी है तो उनके पास जितना भी कुछ है वो सभी का सभी मेरा ही हो जाएगा। ये बोलकर वो जाकर उससे कहता है कि आपका डिसाइपल फिर से मिलने आ गया है। उसे देखकर वो कहने लगी होती है कि नमक राम कहीं कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो। वो प्लेफुल होते हुए उससे कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं घबराते हुए कहती है कि देख कमीने, फिर से कुछ आउटरेजेस करने के बारे में मत सोचना। चू उसके करीब जाकर उसका चीन पकड़कर कहता है कि मेरे पास आपके लिए और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। ये बोलकर वो उसे एक फॉर्मेशन दिखाता है और उसके पूरे पैलेस को उसके अंदर में बंद कर देता है। वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि ये तो प्राइमोर्डियल फॉर्मेशन का लेगेसी है, आखिर तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया। चू कहता है कि अगर आप चाहे तो मैं आपको ये दे सकता हूँ, लेकिन बदले में वो तुरंत मना कर देती है। ये सुनकर वो कहता तो ठीक है, अगर ऐसी बात हो तो मैं शांति से कल्टिवेट करना जा रहा हूँ। और उसे कुछ फ्रूट देते हुए कहता है कि अगर भूख लगे तो खा लेना, क्योंकि अब आप मोर्टल है इसलिए आपको खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर ये सब सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो अपना दांत खींचते हुए कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं एक दिन तुम्हें। वहीं पर उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो उसे स्पैंक करते हुए कहते हैं कि वो मास्टर नोटी हो रही है, और जाते हुए कहता है कि मैं रियर एरिया में किलिंग फॉर्मेशन लगा दिया हूँ, इसलिए कैजुअली वहाँ पर मत आ जाइएगा। आपके डिसाइपल को अभी भी आपकी ज़रूरत है, अगर आप जल्दी ही मर जाएंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो जाएगा। वहीं पर वो सब सुनकर और उससे ज़्यादा देखकर वो चिल्लाने लगी होती है कि मैं एक दिन जरूर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसके बाद रियर पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर चू जाकर एक फ्रूट खाकर अपना फाउंडेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। वो फ्रूट खाने से उसका कल्टिवेशन लेवल 0 हो जाता है और वो फिर से अपने फाउंडेशन को बनाने लगा होता है। और सिस्टम उससे पूछता है क्या तुम ब्रेक थ्रू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वो हाँ में जवाब देकर अपने फाउंडेशन को फिर से बनाना स्टार्ट कर देता है। इसके 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फाउंडेशन के 10th स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिससे उसके पैलेस के ऊपर में एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल तूफान उठ रहा होता है। वहीं पर दूर से वो सभी कुछ तियानजिन पीके की मास्टर लियू शू देखकर सोच रही होती है कि कितना पावरफुल स्पिरिचुअल तूफान है, कहीं वो बीच फिर से कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं कर रही है ना। वहीं पर चू को दिखाते हैं जहाँ पर उसका फ्लेश और स्पिरिट कंडीशन लिमिट में पहुंच गया होता है और अब वो सी कॉन्शियसनेस में एंटर करके अनपैरेलल फाउंडेशन को बनाने के बारे में सोचता है। वो देखकर सिस्टम उससे कहता है कि अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो सुनकर चू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे पूरा करके अपने रिवॉर्ड देखने चला जाता है, जहाँ पर उसे रिवॉर्ड के तौर पर प्राइमोर्डियल सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन मिला होता है। वो सुनकर चू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगा होता है कि अरे गधी कहीं कि तुम्हें तो मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को कल्टिवेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और आजकल के टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बेकार माना जाता है क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। वो रिवॉर्ड देखकर चू अपना मुंह लटका कर बैठ गया होता है, इसलिए सिस्टम उसे चीयर अप करते हुए कहते हैं कि बैक डाउन मत करो होस्ट, रिसोर्सेज नहीं है तो कोई बात नहीं, जाकर उन्हें लूट लो, सबको लूट लो और तब तक लोगों को मारते रहना जब तक तुम्हारा कोई भी दुश्मन ना बचे। सिस्टम को विश्वास है कि तुम्हारा ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। चू मुंह लटकाए हुए कहते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में और कितना ज़्यादा विलन पॉइंट और कितना ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि अब जबकि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन से मर्ज हो गया हूँ तो आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, और अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी मास्टर है। ये सोचकर वो पैलेस के रियर कोर्ट से निकलता है और फ्रंट कोर्ट में जाता है, जहाँ पर उसकी मास्टर फ्रूट खा रही होती है। उसे देखकर चू पूछता है क्या वो डिलीशियस है, लेकिन वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी चू उसके करीब जाकर फ्लर्ट करने लगा होता है कि सिर्फ कुछ ही दिन आपको नहीं देखने पर लग रहा है कि कितना महीना बीत गया है। और तभी वो उसे स्मेल करके पूछता है आप कितने दिनों से नहीं नहाई है। ये सुनकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्से में कहते कि रियर कोर्ट तुम लिए हुए थे और शावर रूम वहीं पर था। वहीं पर ये सुनकर चू
उसका हाथ जेंटलमैन की तरफ पकड़ कर कहता है कि तो ये डिसाइपल का गलती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपका पर्सनली बात में सर्व करने दीजिए। और उसे खींच कर लेकर जाते हुए अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपका डिसाइपल आपको डिसलाइक नहीं करेगा। ये सुनकर वो चिल्लाने लगी होती कि आखिर तुम करने क्या वाले हो। इसके बाद उसके शावर रूम को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे लाकर सुला देता है और उसके हाथ को दबाकर उसके ऊपर हो जाता है और कहता है कि हेवनली फ्रेग्रेंस कंस्टिट्यूशन से बिल्कुल यही उम्मीद था, बिना कुछ दिन नहाए भी आपका स्किन बिल्कुल क्लीन और स्मूथ है। वो देखकर अब वो काफी ज्यादा शर्माने लगी होती है। तभी चू उसके हाथ पर किस करके कहता है कि प्लीज मेरे टैलेंट को इंप्रूव कर दीजिए। ये बोलकर वो बाकी की जगह पर चूमना स्टार्ट कर देता है, जिससे अब वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। लेकिन तभी बाहर में तियानचिंग पीक का मास्टर तियानजिन पैलेस के बाहर में आ गया होता है और उससे पूछता है कि आप क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आ गए हैं। वहीं पर वो अंदर में काफी ज्यादा मुश्किल से एक बहाना बनाकर उससे कह देती है कि आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। वो देखकर सिस्टम उससे कहता है कि ओएमजी होस्ट, तुम तो सच में एक ईविल बंदे हो, फिर से डुअल कल्टीवेशन करने लगे हो, इसलिए रिवॉर्ड मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया है और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक शॉट दिया जाता है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहां पर तियानजिन अभी भी गिव अप नहीं किया होता है। वो देखकर मैं काफी ज्यादा मुश्किल से उससे कह पाती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन का आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। वहीं पर बाहर में बार बार मना होने के कारण अब तियानजिन काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए उसे चू और झैंग मैंग का चैलेंज के बारे में बातें करने लगता है। दूसरी तरफ अंदर में उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, या ये बोलो कि काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। जो भी हो, वो कहते मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन मैं उसका फेर में टांग नहीं अड़ा सकती हूँ। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि चू का कल्टीवेशन स्पीड 25 गुना बढ़ गया है। वहीं पर बाहर में वो बंदा मेंग के लिए एक धुन तैयार किया होता है, जो कि उसके लिए वो बचाने लगा होता है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर वो डबल कल्टीवेशन पूरा कर लिया होता है और अब वो उसका कैरेस कर रहा होता है, लेकिन वो सबसे मेंग काफी ज्यादा एम्बैरस फील कर रही होती है। तभी चू एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है कि हमारे इंटीमेसी को देखते हुए अगर मैं आपसे कुछ रिसोर्सेज को उधार ले लूंगा तो आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना। वो देखकर सिस्टम कहता है वाओ होस्ट, तुम तो सच में काफी ज्यादा इविल हो, इसलिए 500 विलन पॉइंट तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। इसके बाद अगले सीन में उसका रेसिडेंस की इनर चैम्बर को दिखाते हैं, जहां पर वो उसे कुछ 4th और 5th लेवल की लेक्चर दी होती है, जिससे चू सेटिस्फाई नहीं होता है। वो देखकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ यही दे सकती हूँ और अगर तुम्हें इससे भी हाई लेवल का चाहिए तो तुम्हें मुझे अनसील करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने स्टोरेज रिंग में से ट्रेजर को निकाल पाऊंगी। लेकिन इसके लिए चू मना करके वही सब लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं पर वो सब देखकर मैं होली मास्टर से हेल्प मांगने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो ये सोचकर डर जाती है कि अगर वो फेल हो जाती है और वो रिबेलियस डिसेबल थोड़ा सा थ्रेटेंड फील किया तो शायद वो इतना सोचकर वो अपना हाथ पर पटक कर कहने लगी होती है कि अगर ऐसे चलता रहेगा तो इसका मतलब कहीं मुझे सच में अपना पूरा का पूरा जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह बिताना तो नहीं पड़ेगा ना। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये सोचकर वो एक फॉक्स मास्क को निकालती है, जिसे वो तब निकाली होती है जब चू उसे कुछ टाइम के लिए अनसील किया था। वो मास्क पहनने से वो अपने कल्टीवेटर वाला ऑरा को छुपा सकती है और वो किसी से नहीं मिलने के बारे में सोचती है, क्योंकि अगर लोगों को उसके सील के बारे में पता चल जाएगा तो उसके एनिमी उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो उसे पहनकर जल्दी से उसके चंगुल से निकलने के बारे में सोचने लगती है। वहीं पर चू को दिखाते हैं जहां पर उसे पता चल गया होता है कि वो उस मास्क को पहन ली है और वो मास्क डीमन चू रास्ते में गिराया होता है जब लोग उसे हंट डाउन कर रहे थे तब। अब उसका लाइफ और डेथ का मैच में सिर्फ 3 ही दिन बच रहा होता है, इसलिए अब वो सोर्ड स्किल सीखना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो सोर्ड रिलियम के मेटाफिजिकल लेयर में पहुंच गया होता है और अब वो सोर्ड की इंटेंट को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 9999 मीटर ऊपर चला जाता है, जहां पर उसे सोर्ड इंटेंट का सेलेस्टियल एम्बॉयमेंट मिलता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे हेवन डिफाइंग सोर्ड इंटेंट मिल जाता है, जो कि वाइंड एट्रीब्यूट का होता है। वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वापस जाकर सिस्टम का यूज करके सोर्ड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने के बारे में सोचता है। उससे वापस जाता है, एक लेडी देख लेती है और 9999 मीटर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी लेडी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।